हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। आज से हम लोग नए महीने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान केवां है? तो इसका सही उत्तर होगा 94th। भारत का स्थान 94th है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। यूएनएसडीएसएन के द्वारा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत 94वां स्थान पे रहा। भारत 94वें स्थान पे रहा। 2015 में बात करें तो इसमें भारत की रैंक 112वीं थी। 2015 में यह रैंक भारत 112वीं थी। भारत ने 18 स्थानों का सुधार किया। रिपोर्ट के अनुसार यदि वर्तमान वैश्विक प्रगति की गति बनी रही तो 2030 तक केवल लगभग 3% एसडीजी ही पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाएंगे। भारत ने विशेष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल सार्वजनिक संरचना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करे, इस तरह के विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस अवधारणा को सबसे पहले ब्रंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। एसडीजी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 सितंबर 2015 को अपनाया गया। 25 सितंबर 2015 को अपनाया गया। इसकी लक्ष्यावधि 2016 से 2030 रखी गई। 2016 से 2030 इसमें कुल लक्ष्य 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। यह 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग देख सकते हैं, जैसे नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरीके से 17 है, आप लोग देख सकते हैं। एसडीजी इंडेक्स 2026 की बात करें तो इसमें टॉप 3 कंट्रीज फिनलैंड, स्वीडन एवं डेनमार्क है। फिनलैंड, स्वीडन एवं डेनमार्क है। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। मुद्रा यूरो है। मुद्रा यूरो है। इसके राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब है। फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब है और प्रधानमंत्री पेट्री ओरपो है। पेट्री ओरपो फिनलैंड के। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। स्वीडिश क्रोना है। स्वीडन, स्टॉकहोम, क्रोना। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा क्रोन है। डेनमार्क, कोपेनहेगन, क्रोन। यूएनएसडीएसएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इसकी स्थापना 2012 ईस्वी में होती है। 2012 में यूएनएसडीएसएन की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका शुरुआत तत्कालीन यूएन के महासचिव बान की मून की पहल पर किया गया था। यूएनएसडीएसएन की शुरुआत। ब्रंटलैंड रिपोर्ट क्या है? ब्रंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 1987 ईस्वी में। इसके जारीकर्ता वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, डब्ल्यूसीईडी है। डब्ल्यूसीईडी है ब्रंटलैंड रिपोर्ट के जारीकर्ता। इसके अध्यक्ष ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड थे। ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड जो कि नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री थी, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित रिम पैक 2026 रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज का आयोजन किस स्थान पर किया गया? रिम ऑफ द पैसिफिक। तो इसका सही उत्तर होगा हवाई द्वीप, अमेरिका में। हवाई द्वीप, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया रिमपैक का। रिमपैक 2026 का आयोजन 24 जून से 31 जुलाई तक हवाई, अमेरिका में किया जाएगा। 31 जुलाई तक। इस अभ्यास में 30 देशों की नौसेनाओं ने भाग लेंगे। 30 देशों की नौसेना इसमें भाग लेंगे। इस अभ्यास भारतीय नौसेना भी इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेंगे। भारतीय नौसेना। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मेरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर, एचएडीआर, सर्च एंड रेस्क्यू तथा विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच सामूहिक संचालन क्षमता को मजबूत करना होता है। सामूहिक संचालन क्षमता को मजबूत करना। इसका आयोजन यूएस नेवी पैसिफिक फ्लीट द्वारा किया जाता है। यूएस की नेवी के द्वारा किया जाता है। भारत वर्ष 2014 से नियमित रूप से इस अभ्यास में भाग ले रहा है। वर्ष 2014 से भाग ले रहा है। रिमपैक विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास माना जाता है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास सबसे बड़ा विश्व का माना जाता है। रिमपैक की बात करें, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। बाइनियल है। रिमपैक की शुरुआत, पहला आयोजन 1971 ईस्वी में हुआ था। रिमपैक, इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है।
ये यूनाइटेड स्टेट्स नेवी पैसिफिक फ्लीट द्वारा किया जाता है। एंटी सबमरीन वारफेयर क्या होता है? एंटी सबमरीन वारफेयर एक ऐसी सैन्य तकनीक एवं रणनीति है जिसके माध्यम से दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय किया जाता है पनडुब्बियों को। HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात के समय राहत एवं बचाव कार्य करता है HADR। इंडो पैसिफिक वह सामरिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करें तो वह सामरिक क्षेत्र जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाकर बनाया गया है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र। आज विश्व व्यापार का बड़ा भाग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है कि इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI इसी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की पहल है, भारत की इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। हवाई की बात करें तो यह अमेरिका का 50वां राज्य है हवाई। इसकी राजधानी होनोलुलु है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है और पर्ल हार्बर यहीं स्थित है, हवाई द्वीप में स्थित है पर्ल हार्बर। यूएस पैसिफिक फ्लीट की बात करें तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय पर्ल हार्बर हवाई में है। यूएस पैसिफिक फ्लीट की यह भारत अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा है, अमेरिकी नौसेना का। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत 2019 ईस्वी में हुई। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव की शुरुआत 2019 ईस्वी में हुई। कुछ प्रमुख नौसैनिक अभ्यास की बात करें तो मालाबार जैसे भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, वरुण भारत फ्रांस के बीच में होता है, सिम्बैक्स भारत सिंगापुर के बीच में होता है, इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है, कोंकण भारत ब्रिटेन, ऑजिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया, सिलिनेक्स श्रीलंका, जाइमैक्स जापान। ऐसे ही कॉर्पोरेट अभ्यास या भारत के निकट समुद्री सीमा वाला देश जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, इन सारे के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास किया जाता है। भारतीय नौसेना के कुछ प्रमुख कमांडों की बात करें तो भारतीय नौसेना की पश्चिमी नेवल कमांड मुंबई में स्थित है, ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है और साउदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कोच्चि है। साउदर्न नेवल कमांड कोच्चि है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर आधारित स्टाम्प्स, कॉइन्स एंड बैंक नोट्स इशूड ड्यूरिंग द प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी नामक कॉफी टेबल बुक किस संस्था द्वारा जारी की गई? कॉफी टेबल बुक, तो इसका सही उत्तर होगा मिंटेज वर्ल्ड। मिंटेज वर्ल्ड द्वारा जारी किया गया कॉफी टेबल बुक, पीएम मोदी पर आधारित कॉफी टेबल बुक। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान डाक टिकट पर, स्मारक सिक्के और बैंक नोटों पर आधारित कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई। इसका नाम है स्टाम्प्स, कॉइन्स एंड बैंक नोट्स इशूड ड्यूरिंग द प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी। इस पुस्तक को मिंटेज वर्ल्ड द्वारा प्रकाशित एवं लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के संकलनकर्ता सुशील कुमार अग्रवाल हैं। सुशील कुमार अग्रवाल हैं इसके संकलनकर्ता। यह पुस्तक केवल एक संग्रह नहीं बल्कि भारत के समकालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को फिलेटली और न्यूमिस्मेटिक्स के माध्यम से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को। कॉफी टेबल बुक क्या होता है? एक ऐसी बड़ी और आकर्षक पुस्तक होती है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले चित्र, हाई क्वालिटी इमेजेस, संक्षिप्त जानकारी एवं ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं कॉफी टेबल बुक। इनका उद्देश्य किसी विषय की दृश्यात्मक, विजुअल एवं संग्रहणीय कलेक्टिबल प्रस्तुति करना होता है। इनका उद्देश्य। फिलेटली क्या होता है? डाक टिकटों के संग्रह एवं अध्ययन को फिलेटली कहते हैं, डाक टिकट के संग्रह अध्ययन को। भारत का पहला डाक टिकट 1852 में सिंध क्षेत्र, वर्तमान जो पाकिस्तान में है, जारी किया गया था। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्का, मुद्रा एवं बैंक नोटों के अध्ययन और संग्रह को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। मिंटेज वर्ल्ड जिसने यह पुस्तक जारी की, प्रकाशित की है, उसकी स्थापना 2015 ईस्वी में होती है। मिंटेज वर्ल्ड की स्थापना 2015 ईस्वी में होती है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत के प्रमुख टकसालों की बात करें तो भारत की प्रमुख टकसाल मुंबई महाराष्ट्र में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, हैदराबाद तेलंगाना और नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट किस राज्य में प्रस्तावित किया गया? ऑफशोर एयरपोर्ट, तो यह महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोरी बीच के पास प्रस्तावित किया गया है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में। यह हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। मुंबई महानगर क्षेत्र का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस परियोजना का विकास महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी MADC द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना का विकास, सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस एयरपोर्ट का संचालन प्रारंभ करना है। यह भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट होगा जो भविष्य में मुंबई क्षेत्र में बढ़ते हवाई यातायात का दबाव कम करेगा। पहला ऑफशोर एयरपोर्ट। ऑफशोर एयरपोर्ट होता क्या है? जो समुद्र के ऊपर, समुद्र के भीतर कृत्रिम भूमि या फिर तट से दूर निर्मित प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है, उस तरह के एयरपोर्ट को ऑफशोर एयरपोर्ट कहा जाता है।
वैसा हवाई अड्डा जो समुद्र के ऊपर, समुद्र के भीतर, कृत्रिम भूमि पर या तट से दूर निर्मित प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है। दुनिया के कुछ ऑफशोर एयरपोर्ट्स जो प्रसिद्ध हैं, कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान में है। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी समुद्र को भरकर बनाया गया भूमि पर निर्मित है। उसके बाद चुबू सेंट्रियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह भी जापान में स्थित है, ऑफशोर एयरपोर्ट। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी, यह मुख्यालय नागपुर में है, इसका मुख्यालय नागपुर में है। नई हवाई अड्डों का विकास करना, एयर कार्गो हब, विमान अवसंरचना का विस्तार, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स। महाराष्ट्र की बात करें, इसकी राजधानी मुंबई है। इसके राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है, जिष्णुदेव वर्मा है। वही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। इसकी स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुई। इसका उच्च न्यायालय मुंबई में है। राजकीय पशु भारतीय विशाल गिलहरी है, इंटेलिजेंट स्क्विरल, जिसे सेकरू कहा जाता है, सेकरू कहा जाता है। राजकीय पक्षी हरियाल है, हरियाल, येलो फुटेड ग्रीन पिजन। महाराष्ट्र के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, नवेगांव, चंदोली, गुगामल, तटोबा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सब महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क्स हैं। कुछ टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ तटोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच, मेलघाट, नवेगांव, नागजीरा और बोर टाइगर रिजर्व, सहादरी टाइगर रिजर्व, नवेगांव, नागजीरा टाइगर रिजर्व स्थित है यहाँ पे। तटोबा, अंधेरी, पेंच, मेलघाट। यहाँ 3 रामसर साइट्स है, नंदूर, मधमेश्वर, थाने क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य और लोनार झील। बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में विकसित किया जा रहा भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी का बंदरगाह डीप सी पोर्ट है, पालघर जिले में विकसित किया जा रहा है बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट। बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी का बंदरगाह। भारत के प्रमुख नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नोएडा इंटरनेशनल, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे होलांगी नेशनल एयरपोर्ट होलांगी, जिसे डोनीपोलो हवाई अड्डा भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में स्थित है, नवी मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। यह दिवस 30 जून 1908 ईस्वी को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में हुई टुंगुस्का घटना की स्मृति में बनाया जाता है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में हुई टुंगुस्का घटना की स्मृति में। इस वर्ष 2026 की थीम है इसकी प्लेनेटरी डिफेंस एंड एस्टेरॉयड इंपैक्ट हैजार्ड्स, प्लेनेटरी डिफेंस एंड एस्टेरॉयड इंपैक्ट हैजार्ड्स। ये दिवस का उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को होने वाले संभावित खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ग्रह सुरक्षा से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह चट्टानी एवं धात्विक छोटे खगोलीय पिंड है जो मुख्यतः मार्स और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में। ये लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल के निर्माण के समय बचे हुए पदार्थ माने जाते हैं एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंड है, एस्टेरॉयड बेल्ट में मुख्यतः पाए जाते हैं। मेटेरॉयड की बात करें तो यह एस्टेरॉयड या कॉमेट का छोटा टूटा हुआ टुकड़ा होता है, मेटेरॉयड, उल्काखंड। मेटेओर क्या होता है? जब मेटेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जलने लगता है तो इसे सामान्य भाषा में टूटता तारा, शूटिंग स्टार कहा जाता है। ये मेटेओर हुआ। मेटेरॉयड उल्का पिंड की बात करें तो जो भाग वायुमंडल में पूरी तरह न जलकर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है उसे उल्का पिंड कहते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। धूमकेतु की बात करें, कॉमेट यह बर्फ, धूल एवं गैस से बना खगोलीय पिंड होता है। सूर्य के पास आने पर इसकी पूंछ बन जाती है, टेल बन जाती है। टुंगुस्का इवेंट क्या था जो 1908 में हुआ? यह 30 जून 1908 ईस्वी को स्थान साइबेरिया रूस में यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी दर्ज एस्टेरॉयड या एयर बस्ट घटना मानी जाती है। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का जंगल नष्ट हो गया था, इसमें जंगल नष्ट हो गया था। अनुमान है कि लगभग 80 मिलियन पेड़ गिर गए थे, 80 मिलियन पेड़ गिरे थे। यह घटना कम आबादी वाले क्षेत्रों में हुई, इसलिए जनहानि बहुत कम हुई थी। प्लेनेटरी डिफेंस क्या होता है? प्लेनेटरी डिफेंस एक ऐसी वैज्ञानिक और तकनीक प्रणाली है। प्लेनेटरी डिफेंस का अर्थ है एक ऐसी वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रणाली विकसित करना जिससे पृथ्वी को एस्टेरॉयड्स एवं अन्य नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स NEO से बचाया जा सके, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से बचाया जा सके। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जैसे एस्टेरॉयड, कॉमेट्स जो पृथ्वी की कक्षा के निकट आते हैं, यदि इनकी कक्षा पृथ्वी से टकराने की संभावना रखती है तो इन्हें पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड्स की श्रेणी में रखा जाता है, PHA की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह नासा का एक डार्ट मिशन है। डार्ट का अर्थ हुआ
डबल स्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये लॉन्च किया गया 2021 ईस्वी में। इसका उद्देश्य स्टेरॉइड डिमॉर्फस की कक्षा बदलकर प्लेनेटरी डिफेंस तकनीक का परीक्षण करना है। डिमॉर्फस यह मानव इतिहास का पहला सफल प्लेनेटरी डिफेंस मिशन था। प्लेनेटरी डिफेंस मिशन था डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस तरीके से ईएसए का, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन HERA हेरा मिशन, यह डार्ट मिशन के प्रभाव का अध्ययन करने का था इसका उद्देश्य हेरा मिशन का। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। रूस की बात करें, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल, रूस मॉस्को रूबल है, राष्ट्रपति इसके व्लादिमीर पुतिन है। नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में होती है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है नासा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। UNOOSA, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। UNOOSA, ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। अंतरिक्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे वर्ल्ड एस्टेरॉयड 30 जून को मनाया गया। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पेस वीक। अंतरराष्ट्रीय मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। में व्हिटली अवार्ड 2026 से सम्मानित भारतीय संरक्षणविदों में कौन शामिल है? व्हिटली अवार्ड, इसमें शामिल है बरखा सुब्बा एवं परवीन शेख। व्हिटली अवार्ड 2026 से भारत की 2 संरक्षणविद बरखा सुब्बा और परवीन शेख को सम्मानित किया गया है। बरखा सुब्बा और परवीन शेख को, बरखा सुब्बा को हिमालयन सैलामेंडर के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बरखा सुब्बा को हिमालयन सैलामेंडर के संरक्षण में, वहीं परवीन शेख को इंडियन स्कीमर नामक पक्षी के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। परवीन शेख को इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए। यह पुरस्कार समारोह रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार समारोह रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में किया गया। प्रत्येक विजेता को 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की गई, जिससे वे अपने संरक्षण कार्यों को आगे बढ़ा सके। प्रत्येक विजेता। व्हिटली अवार्ड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है व्हिटली अवार्ड को, ग्रीन ऑस्कर। व्हिटली अवार्ड विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नेचर कंजर्वेशन अवार्ड्स में से एक है। व्हिटली अवार्ड यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। व्हिटली अवार्ड बरखा सुब्बा एवं परवीन शेख। व्हिटली फंड फॉर नेचर की बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। व्हिटली फंड फॉर नेचर, इसका उद्देश्य संकटग्रस्त वन्य जीवों का संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा करना, स्थानीय समुदाय के साथ संरक्षण कार्य करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। हिमालयन सैलामेंडर यह हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक उभयचर एम्फीबियन जीव है। यह स्वच्छ एवं ठंडे पर्वतीय जल स्रोतों पर निर्भर करता है। हिमालयन सैलामेंडर यह सिक्किम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। सैलामेंडर। इंडियन स्कीमर की बात करें तो भारत का अत्यंत दुर्लभ नदी पक्षी है, नदीय पक्षी है इंडियन स्कीमर। इसका वैज्ञानिक नाम रेंचोप्स एल्बिकोलिस है। रेंचोप्स एल्बिकोलिस है। IUCN स्टेटस इसका संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड है। यह गंगा, चंबल, महानदी, सोन नदी में पाया जाता है। इसकी निचली चोंच ऊपरी चोंच से लंबी होती है, जिससे यह पानी की सतह को काटते हुए मछलियां पकड़ती है। ये आप लोग देख सकते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड है। इसका मेन काम है रेड लिस्ट जारी करना, संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्गीकरण करना। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में आया था। वैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में होती है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह भारत के जीव जंतु का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में हुई, 1890 में हुई। इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता है। यह भारत की वनस्पतियों का सर्वेक्षण संरक्षण करता है। CBD जैविक विविधता पर सम्मेलन जो है, इसे स्वीकृत 1992 के रियो अर्थ समिट में किया गया, जैविक विविधता पर सम्मेलन को, और यह प्रभावी 1993 से हुआ। भारत में
भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ईस्वी में आया। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 ईस्वी में हुई। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई। इसका गठन 2002 के जैविक विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए लाया गया था। ये जो जैविक विविधता अधिनियम 2002 में आया, उसको लागू करने के लिए 2003 ईस्वी में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई, उसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गवर्नर्स यूनिट साइटेशन से किस बटालियन को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 20वीं बटालियन असम राइफल्स। 20वीं बटालियन असम राइफल्स को गवर्नर यूनिट साइटेशन दिया गया है। यह सम्मान मिजोरम के राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह द्वारा प्रदान किया गया। जनरल विजय कुमार सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा हेतु नारकोटिक तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय एवं पूर्वोत्तर भारत में शांति एवं आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में योगदान देने के लिए दिया गया है। असम राइफल्स, असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी अर्थात सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। असम राइफल्स की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय शिलांग हिमालय है, शिलांग हिमालय है। भारतीय म्यांमार सीमा की बात करें तो कुल लंबाई 1643 किलोमीटर की है। नारकोटिक्स तस्करी भारत म्यांमार सीमा गोल्डन ट्रायंगल के निकट स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल में विश्व के सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों में से एक है गोल्डन ट्रायंगल। इसमें शामिल देश म्यांमार, लाओस, थाईलैंड है, एमएलटी है, एमएलटी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। यहां से कई प्रकार के सिंथेटिक ड्रग्स एवं मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल, इसके राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह है और मुख्यमंत्री लालदू होमा है। मुख्यमंत्री लालदू होमा है जो कि जोराम पीपुल पार्टी से है, जोराम पीपुल पार्टी से हैं। इसकी स्थापना, मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी को, 20 फरवरी 1987 को हुई। मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो फोंगकुई नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन और फोंगकुई नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। यहाँ डम्फा टाइगर रिजर्व है, लैंगटैंग वन्यजीव अभ्यारण्य है, तावी वन्यजीव अभ्यारण्य है। लैंगटैंग, तावी वन्यजीव अभ्यारण्य, डम्फा टाइगर रिजर्व, ये सब मिजोरम में स्थित है। असम राइफल्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई। यह भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा प्रदान करता है। बीएसएफ 1965 ईस्वी में यह भारत पाक और भारत बांग्लादेश की सीमा पर है, रहता है। आईटीबीपी 62 में भारतीय चीन सीमा पर आईटीबीपी। एसएसबी 1963 ईस्वी में नेपाल भूटान सीमा पर एसएसबी। सीआरपीएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई। आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और सीआईएसएफ 1969 ईस्वी में की स्थापना होती है। यह औद्योगिक संस्थान और हवाई अड्डा सुरक्षा के लिए। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय परेड दिवस में भारतीय सशस्त्र बलों की किस रेजिमेंट के जवानों ने भाग लिया? तो इसमें सही उत्तर होगा असम रेजिमेंट के जवानों ने भाग लिया सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस परेड में। सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित सैन्य परेड में भारतीय सशस्त्र बलों ने भागीदारी लिया। इस भारतीय सेना की ओर से असम रेजिमेंट के 32 जवानों की टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया। 32 जवानों की टुकड़ी ने। इस दल का नेतृत्व कैप्टन आर्यन एच देवोलेकर ने किया। भारतीय नौसेना के 2 अत्याधुनिक फ्रंटलाइन युद्धपोत आईएनएस तर्कस और आईएनएस इच्छक, ये दोनों युद्धपोत ने भी इस समारोह में भाग लेकर भारत सेशल्स रक्षा सहयोग को और मजबूत किया। यह भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र IOR इंडियन ओशियन रीजन में भारत और सेशल्स के बीच बढ़ते रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रतीक है। हिंद महासागर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून से 29 जून 2026 तक सेशल्स का 3 दिवसीय ऐतिहासिक दौरा किया। वहां वो देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए थे। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए। वे सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत इस दौरान सेशल्स को 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट, LOC और यूपीआई भुगतान जैसी कई बड़ी सुविधाएं प्रदान की। उनके राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मोनी है सेशल्स के राष्ट्रपति। एल्डाब्रा एटोल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एल्डाब्रा एटोल, यहाँ विशाल की जेंट कछुआ पाई जाती है। हाल ही में न्यूज में रहे सबसे उम्रदराज जीवित जीव कौन सा है? उसका नाम क्या है और वह किस द्वीप पर रह रहा है? सेशल्स की आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजोन से नवाजा गया है।
महासागर प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए दिया गया। यह किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा पीएम मोदी को मिलने वाला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा पीएम मोदी को मिलने वाला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन, सेशेल्स। 29 जून 1976 ईस्वी को सेशेल्स ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। 29 जून 1976 ईस्वी को। वर्ष 2026 में देश ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। वर्ष 2026 में सागर की बात करें तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में हुई नरेंद्र मोदी के पहल के द्वारा। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, समुद्री सहयोग, आपदा राहत, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता इसका उद्देश्य है सागर का। इसमें साझेदार देशों में सेशेल्स है, मॉरिशस है, मालदीव है, श्रीलंका है। इस पहल के प्रमुख साझेदार देशों में से है सागर के, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। आईएनएस तर्कस भारतीय नौसेना का तलवार क्लास स्टील्थ फ्रीगेट है। तलवार क्लास स्टील्थ फ्रीगेट है। वहीं आईएनएस इच्छक की बात करें तो यह भारतीय नौसेना का आधुनिक सर्वेक्षण एवं हाइड्रोग्राफिक सहायता पोत है। आधुनिक सर्वेक्षण एवं हाइड्रोग्राफिक सहायता पोत है। असम रेजिमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1941 में हुई। असम रेजिमेंट की स्थापना 1941 में हुई। वही शिलोंग मेघालय में इसका मुख्यालय है। इसका आदर्श वाक्य है असम विक्रम, असम विक्रम। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, मुद्रा रूपी है। सेशेल्स विक्टोरिया रूपी। सेशेल्स अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। यह 115 द्वीपों का समूह है सेशेल्स। और यहाँ का एल्डाब्रा एटॉल विश्व के सबसे बड़े प्रवाल एटॉल में से एक है, कोरल है। हाल ही में इंडिया एआई मिशन का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया एआई मिशन का नया सीईओ सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ सौरभ विजय को केंद्र सरकार द्वारा इंडिया एआई मिशन का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया गया है। वे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास, नवाचार एवं कार्यान्वयन को गति देने का कार्य करेंगे। सौरभ विजय। इंडिया एआई मिशन की शुरुआत 2024 ईस्वी में 10,372 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ की गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और विश्व स्तर पर एआई इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करना है। इंडिया एआई मिशन सरकार की प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, मीटी मंत्रालय द्वारा। यूआईडीएआई की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। इसका कार्य है आधार कार्ड जारी करना, भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली का संचालन करना। यूआईडीएआई। ओपन एआई की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 ईस्वी में हुई। ओपन एआई, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, ओपन एआई, और इसके सीईओ सैम ऑल्टमैन है। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा जो भारत में ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं? भारत में ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं? भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। हाल ही में किस देश में वोल्केनो डी फ्यूगो ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है? वोल्केनो डी फ्यूगो, तो इसका सही उत्तर होगा ग्वाटेमाला में भीषण विस्फोट हुआ है, वोल्केनो डी फ्यूगो में। मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक वोल्केनो डी फ्यूगो में एक बार फिर भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के दौरान अत्यधिक गर्म गैस, राख एवं चट्टानों का तेज बहाव, जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, वह देखा गया है। फ्यूगो का स्पेनिश भाषा में अर्थ है फायर, आग। ग्वाटेमाला में है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,763 मीटर पे है। यह मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। पायरोक्लास्टिक फ्लो अत्यधिक गर्म गैस, राख, धूल एवं ज्वालामुखी चट्टानों का तेज गति से बहने वाला मिश्रण होता है पायरोक्लास्टिक फ्लो। इसका तापमान 200 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है। इसकी गति 100 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे खतरनाक भाग माना जाता है, पायरोक्लास्टिक फ्लो। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक विशाल भूकंपीय एवं ज्वालामुखीय क्षेत्र है। विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी यही क्षेत्र में स्थित है। विश्व के लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं और यह प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण अत्यधिक सक्रिय है। रिंग ऑफ फायर्स में शामिल प्रमुख देशों की बात करें तो जापान, इंडोनेशिया है, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिलीपींस, कनाडा है, चिली है, पेरू, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, ये सब देश रिंग ऑफ फायर में शामिल देश हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या होता है? पृथ्वी की बाहरी सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है और यह जब प्लेटें टकराती है, अलग होती है या एक दूसरे के नीचे धंसती है तो भूकंप एवं ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं।
ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है और यहाँ मुद्रा क्वेटजल चलती है। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, क्वेटजल। यहाँ आधिकारिक भाषा स्पेन है, यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेन है। ग्वाटेमाला माया सभ्यता का प्रमुख केंद्र में से एक जगह रहा है। माया सभ्यता थी। माया सभ्यता इसके अलावा मैक्सिको, मध्य अमेरिका में, युकाटन प्रायद्वीप में, होंडुरस, ये सब क्षेत्र में भी पाया जाता था माया सभ्यता। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एंटीगा ग्वाटेमाला के लिए प्रसिद्ध है। यह कॉफी एवं इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्वाटेमाला कॉफी एवं इलायची उत्पादन के लिए। हाल ही में ब्रिक्स वुमेन फोरम 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ब्रिक्स वुमेन फोरम 2026 में इसका सही उत्तर होगा अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी ने नेतृत्व किया ब्रिक्स वुमेन फोरम 2026। ब्रिक्स वुमेन फोरम 2026 का आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। उन्होंने भारत के वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिला नेतृत्व वाले मॉडल को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। भारत ने महिला सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, उद्यमिता एवं नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया है। ये विमेन लेड डेवलपमेंट क्या है? यह महिलाओं का विकास से आगे बढ़कर विमेन लेड डेवलपमेंट की अवधारणा पर, अर्थात महिलाओं के नेतृत्व में विकास की अवधारणा पर विशेष बल देता है। इसका अर्थ है महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली बने। नॉट ओनली बेनिफिशियरी बट ऑल्सो डिसीजन मेकर। शासन, विज्ञान, शिक्षा, उद्यमिता, अर्थव्यवस्था में नेतृत्व करे, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में समान भागीदारी निभाए। विमेन लेड डेवलपमेंट। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई। एससीओ 2001 ईस्वी में बना। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। एससीओ की इसमें सदस्य देश 10 हैं। भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। नवीनतम सदस्य बेलारूस है, इसका नवीनतम सदस्य है। किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, मुद्रा सोम है। किर्गिस्तान, बिश्केक, सोम। तियानसेन पर्वतमाला के लिए फेमस है। यहाँ तियानसेन पर्वतमाला है किर्गिस्तान में। यह एक लैंडलॉक्ड देश है किर्गिस्तान। इसी कुल झील यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पर्वतीय झीलों में से एक है, इसी कुल झील। महिला सशक्तिकरण से जुड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है उनमें से 5वां जो कि जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता है, यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन जुड़ा हुआ है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास, SDG 8 जुड़ा हुआ है। रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, SDG 10, असमानताओं में कमी, ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 22 वर्ष पुराना महिलाओं की लंबी कूद, लॉन्ग जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट ने तोड़ा? तो इसका सही होगा एनसी सोजन। एनसी सोजन ने तोड़ा। केरल की उभरती हुई लॉन्ग जंप एथलीट एनसी सोजन ने भारत के सबसे पुराने एथलेटिक्स रिकॉर्ड में से एक को तोड़कर इतिहास रच दिया है। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें 6.88 मीटर की शानदार छलांग लगाई। 6.88 मीटर की छलांग लगाई। इन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो कि 6.83 मीटर का था उसे तोड़ दिया। 83 मीटर का रिकॉर्ड को तोड़ दिया एनसी सोजान ने, जो कि केरल की हैं। यह रिकॉर्ड 2004 ईस्वी से कायम था और सबसे लंबे तक कायम रहने वाले एथलेटिक रिकॉर्ड्स में शामिल था। इस प्रदर्शन के साथ एनसी सोजन भारत की शीर्ष महिला लॉन्ग जंपर बन गई है। एनसी सोजन की बात करें तो इनका जन्म 2001 ईस्वी में हुआ। ये केरल से बिलोंग करती हैं, जिला त्रिशूर जिला उनका है। यह लंबी कूद, लॉन्ग जंप खेल से संबंधित है। एशियाई खेल 2023 ईस्वी जो कि हांगजो में हुआ था, इसमें महिलाओं की लॉन्ग जंप में इन्होंने 6.63 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक भी जीता हुआ है। रजत पदक जीता हुआ है एशियाई खेल में। नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसमें इन्होंने 6.88 मीटर की छलांग लगाई, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अंजू बेबी जॉर्ज की बात करें तो यह 2003 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली। 2004 ईस्वी में 6.83 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। 2004 ईस्वी में यह रिकॉर्ड 22 वर्षों तक कायम रहा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में एथलेटिक्स की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। विश्व में बात करें तो विश्व में वर्ल्ड एथलेटिक्स है, जिसका स्थापना 1912 ईस्वी में होता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स 1912 ईस्वी में, इसका मुख्यालय मोनाको में है। यह विश्व एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था है। भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध जगह है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर
कलिंगा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के लिए प्रसिद्ध है। कलिंगा स्टेडियम भारत में हॉकी के विकास में उड़ीसा सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।